जय हिंद साथियों। इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो क्या है? विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना। ठीक है मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं बिना समय को बर्बाद किए। तो मित्रों, हमारा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, अगर आपको कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने एकदम कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक, फिर रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, और फिर हम लोग समझेंगे विलोपन विधि क्या है। जैसे ये जो हमारा है एक रैखिक समीकरण है। ठीक, अब ये कैसे रैखिक समीकरण है, इसे हम रैखिक समीकरण क्यों बोलते हैं, इसे हम युग्म क्यों बोलते हैं, इस सब को अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसको हल करने के लिए कई सारी विधियां होती हैं। जैसे इस वीडियो हम लोग सीखने वाले विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि होती है, आलेखन विधि होती है, वज्र गुणनखंड विधि होती है, यानी ये सारी विधियां होती हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मित्रों हम लोग ये समझेंगे कि रैखिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या समझेंगे, रैखिक का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, रैखिक का मतलब आप लोग समझिए, जो रैखिक है, यहाँ आप लोग नीचे समझ लेते हैं, एक मिनट। जैसे दोस्तों, ये जो हमारा समीकरण है, इसमें हमें दो चीज़ें दिख रही हैं। जैसे अगर हम इसी समीकरण को देखते हैं, इस समीकरण को हम देखते हैं कि हमारा क्या है, 2x + 3y = 4। पहले हम इसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि रैखिक किसे कहते हैं, फिर हम समीकरण युग्म क्या होता है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि से हल कैसे करना है। ठीक है, हम लोग एक एक छोटे छोटे डाउट को भी क्लियर करेंगे। तो रैखिक का मतलब होता है एक घात। जैसे जो रैखिक है, रैखिक का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, एक घात। अब जैसे ये देखिए, ये जो हमारा समीकरण है ना, इस समीकरण में हमें दो चीज़ें मिलती हैं। कोई भी जो समीकरण होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। जो हमारा समीकरण होता है, कोई भी गणितीय समीकरण होता है, जैसे ये हमारे गणितीय समीकरण है। ठीक, तो ये जो हमारा गणितीय समीकरण होता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक हमारा होता है चर और एक हमारा होता है अचर। ठीक, अब देखिए चर क्या होता है और अचर क्या होता है। देखिए, जैसे ये हमारा समीकरण है, क्या है, 2x + 3y = 4। ठीक है, हमने यहाँ पे तो हमारे दो समीकरण दिए हैं, लेकिन अभी आपको समझाने के लिए हम पहले एक समीकरण लेते हैं। क्या हमारा 2x + 3y = 4, इसमें जो 2 है और जो 3 है, ठीक है, ये हमारे हैं अचर, और जो हमारा x है और जो हमारा y है वो हमारा क्या है, चर। एक्स वाई चर है, और ये हमारा 4 भी है, तो 4 जो है हमारा है वो हमारा अचर। अब देखिए, चर और अचर में अंतर क्या है। अंतर सिर्फ इतना है मित्रों कि जो 2 है, जो 3 है, जो 4 है, ये क्या है, संख्याएं हैं। तो जो संख्याएं होती हैं ना, उनका मान कभी बदलता नहीं है। अचर का मतलब होता है जो कभी ना बदले, यानी जो अचर है, जो कभी बदलता ही नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं अचर। जैसे 2 जो है हमेशा 2 ही रहेगा, 2 कभी बदलेगा नहीं। ठीक, 3 का मान भी हमेशा 3 ही रहता है, 4 का मान भी हमेशा 4 ही रहता है। ठीक, यानी ये चीज़ें जो हैं वो कभी बदलती नहीं हैं, हमेशा फिक्स रहती हैं, और जो चीज़ें हमेशा फिक्स होती हैं उसे हम लोग कहते हैं अचर। अब बात आता है ये एक्स वाई का, कि इसे चर क्यों कहते हैं। तो चर का मतलब ये होता है ना, इनका मान बदलता रहता है। जैसे आपके के दो तरह के मित्र होते हैं। एक मित्र ऐसा होता है जो हमेशा अपनी बातों पे कभी टिकता नहीं है, हमेशा अपनी बातों को बदल देता है। तो जो बदल देता है वो है चर, और जो नहीं बदलता, अपनी बात पे टिकता है, वो है अचर। जैसे कभी x का जो मान है वो 1 हो सकता है, x का मान 2 भी हो सकता है, x का मान कभी 3 भी हो सकता है, मतलब ऐसे होते रहते हैं। जैसे y का मान है तो कभी y का मान 1 हो जाएगा, कभी y का मान 2 हो जाएगा। मतलब ये जो x y के जो मान है ना, वो बदल जाते हैं, लेकिन जो ये 2 का मान, 3 का मान, 4 का मान नहीं बदलता है। तो जो बदल जाता है वो हमारा है चर, और जो नहीं बदलता है वो हमारा अचर। अब कोई भी जो हमारा समीकरण है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो उसमें हमारा है चर और दूसरा हमारा है अचर। इन दोनों का जो मिक्सअप होता है, यानी चर और अचर को मिलाने पे जो चीज़ बनता है उसे हम लोग कहते हैं समीकरण। यानी जैसे अब दाल, जैसे अगर आप दाल अलग बनाते हैं और चावल अलग बनाते हैं,
तो जो हमारा दाल मानी अलग बनाया और आपने चावल बनाया, तो इसको आप लोग कहेंगे दाल चावल। लेकिन अगर आप दाल और चावल को एक ही मिला के बनाएंगे तो बनता है कि हमारा खिचड़ी। क्या बनता है? खिचड़ी। ठीक, यानी आपने दाल अलग बनाया, चावल अलग बनाया, तो हमारा होगा दाल चावल। अब दाल चावल को एक में मिला के बनाया तो हमारा होता है खिचड़ी। तो ऐसे ही अगर ये एक्स वाई अलग हैं तो इन्हें कहेंगे चर। ये 2 3 4 5 6 7 8 अलग हैं तो इन्हें कहेंगे अचर। और जब चर और अचर का बनाएंगे खिचड़ी तो वो बनता है समीकरण। यानी कि समीकरण क्या है? तो जो समीकरण है वो चर और अचर का जो खिचड़ी है वो क्या है? समीकरण। यानी अगर हम लोग चर और अचर को हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा? समीकरण। यानी आपने समझ लिया कि जो हमारा समीकरण, जैसे हमारा समीकरण क्या है यहाँ पे 2x + 3y = 4। देखिए इसमें कहीं चर है, जैसे x क्या है? चर है, 2 क्या है? अचर है, 3 क्या है? अचर है, y क्या है? चर है। यानी ये x y चर भी है, यहाँ अचर भी है, दोनों को हमने मिलाया और बन गया खिचड़ी और बना हमारा समीकरण। यही ठीक, जैसे हमने एक समीकरण ऐसे लिख दिया 4x + 3 = 4। ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब रैंडमली कोई भी समीकरण हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो अब समझिए दोस्तों, हमने तो समझ लिया कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं और समीकरण क्या होते हैं। लेकिन आपने सवाल में देखा है ये जो हमारे समीकरण हैं, समीकरण भी कई तरह के होते हैं। आइए हम लोग पहले से समझ लेते हैं। जैसे हम आपको 2 समीकरण देते हैं। एक समीकरण हमारा है 4x + 3 = 0। ठीक, और एक समीकरण हमारा है, यही ले लेते हैं, 2x + 3y = 4। ठीक, अब देखिए इस चर में जो है ना, जो पहला समीकरण है, समीकरण 1 जो है, एक मिनट दोस्तों, जो समीकरण 1 है उसमें हमारा क्या है? सिर्फ x है, यानी कि चर कितना है? 1 है। लेकिन जो हमारा दूसरा समीकरण है 2x + 3y = 4, इसमें हमारा x भी है और y भी है। यानी इसमें x है तो x है, इसका मतलब हुआ कि इसमें चर सिर्फ 1 है, इसमें x भी है और y भी है, इसका मतलब इसमें चर 2 है। तो इस समीकरण को हम लोग कहेंगे एक चर वाला समीकरण। एक चर वाला समीकरण। और जो हमारा दूसरा समीकरण है इसे हम लोग कहेंगे 2 चर वाला समीकरण। 2 चर वाला समीकरण यानी कि अगर चर 1 है तो हमारा होता है एक चर वाला समीकरण, और यदि चर 2 है तो हमारा होगा चर 2 वाला समीकरण। अब इस समीकरण में ज़रा आप देख के बताइए, इसमें x भी है, y भी है, तो ये हमारा क्या है? 2 चर है, यानी ये हमारा होगा 2 चर वाला समीकरण। ठीक, नीचे वाले भी क्या है? x भी है, y भी है, तो इसे भी क्या कहते हैं हम लोग? 2 चर वाला समीकरण। तो दोस्तों इस वीडियो हम लोग सीखेंगे 2 चर वाले समीकरण को हल करना, और किस विधि सीखेंगे? विलोपन विधि से। लेकिन अगर आप लोग को एक चर वाला समीकरण नहीं हल करने आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक, और इसमें भी हम लोग सीखेंगे, उससे आप लोग को थोड़ा थोड़ा आ जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक, तब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपने समीकरण समझ लिया। ठीक, फिर आपने चर अचर समझ लिया, एक चर वाला 2 चर वाला समीकरण समझ लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में भी एक बात और छिपी है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो लिखा होगा निम्न रैखिक समीकरण युग्म। भाई ये युग्म क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं पेयर, यानी कि जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, पेयर। जैसे ये एक समीकरण, ये 2 समीकरण, इन दोनों का क्या है? जोड़ा है, और इन जोड़े को हमको हल करना है। एक खास बात बताएं मित्रों कि जब भी एक चर होगा तो उसको हल करने के लिए सिर्फ एक समीकरण चाहिए, जब 2 चर होगा तो उसको हल करने के लिए 2 समीकरण चाहिए। जैसे यहाँ पे x भी चर है, y भी चर है, तो अगर हम इसको हल करना चाहते हैं तो हमें इसका एक और साथी चाहिए जिसमें x हो, y हो। ठीक है, अगर केवल x है, केवल y रहेगा तब भी काम चलेगा। ठीक, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं और विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करना सीखते हैं। ठीक है मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको इस समीकरण वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये समीकरण हमने इसको यहाँ लिख लिया है। अब हमको सीखना है इसे विलोपन विधि से हल करना। तो विलोपन का मतलब होता है दोस्तों गायब करना।
विलोपित करना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेट करना, यानी इसे एलिमिनेट मेथड भी कहते हैं। अब गायब करने से क्या मतलब है? आप सोचेंगे सर जी ये गायब करने का क्या मतलब है? चलिए मैं बताता हूँ। जैसे पहले आप देखिए, ये हमारा एक समीकरण है, ठीक, और ये हमारा समीकरण, इसको हम लिखेंगे समीकरण 1 और इसको हम लिखेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x + 2y = 11, और समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x + 3y = 4, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर मान लीजिए 2x - 2x हो, ठीक, तो क्या आप इसको काट करके 0 लिख सकते हैं? हाँ, अगर 2x - 2x उसे काट के 0 लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखें 2x - 2x, तो क्या आप इसको काट के 0 लिख सकते हैं? यानी 2x से 2x करके आगे 0 लिख सकते हैं ना? 100% बताइए। हाँ लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों काट के 0 किया, यानी हमने इन सबको गायब कर दिया, और गायब करने के बाद हमारा क्या आया, 0। तो यही काम हमको करना है इस समीकरण में। अब करना कैसे है ये समझते हैं। जैसे आपको पता है कि जब किसी संख्या को काटना है तो हमें वही संख्या उसके विपरीत होना चाहिए, विपरीत साइन के साथ होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ठीक, क्या 3 में 2 जाए, 3 2 कटेगा? नहीं कटेगा आपस में। पहले तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है, यानी ये सब प्लस प्लस हैं। तो हम इसे काटेंगे कैसे? सर जी हमें काटने के लिए तो माइनस चिन्ह चाहिए, प्रश्न आया ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऊपर नीचे बराबर करते हैं। अब बराबर करने के बाद हम आगे देखते हैं कैसे इसे काटना है। जैसे ऊपर हमारा है 3x + 2y = 11। एक काम करिए दोस्तों, आप 3x में ना 2 का गुणा, ऊपर वाले समीकरण में आप 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक। आप लोग पहले लिखिए, हो सकता है आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, लेकिन अभी आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर होगा, ठीक। आप पहले लिखेंगे, जो आप स्टेप करेंगे उसे आप लिखेंगे। लिखना है हमें समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए, और जो नीचे वाला समीकरण उस पर 3 से गुणा कर दीजिए, ठीक। समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 3 में, इसको आप लिख भी दीजिए, समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, आप कहेंगे सर जी गुणा क्यों कर रहे हैं? अभी बताते हैं। क्या किया आपने, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है, यानी देखिए ये हमारा समीकरण 1 है, यहाँ पे हमारा क्या है 3x है, तब क्या करेंगे 2 × 3x करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे, यानी 2 × 2y करेंगे, और इधर हमारा इसमें भी गुणा करेंगे, 11 × 2 करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ नीचे देखिए, नीचे वाले समीकरण क्या है, हमारा समीकरण 2 है, तो इसमें हमें किससे गुणा करना है, इसमें हमें 3 से गुणा करना है, यानी कि 3 × 2x + 3 × 3y = 3 × 4। अब अगर हम इसको देखते हैं, इधर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 3 कितना होगा 6, यानी 6x प्लस में 2 दूना 4y और बराबर में 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 दूना 22। और नीचे हम लोग देखेंगे 3 दूना 6, यानी कि 6x प्लस 3 × 3 यानी कि प्लस 9y = 3 चौके 12, यानी हमें ये तो मिल गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमको ऊपर 6x मिल रहा है, नीचे भी 6x मिल रहा है, यानी कि हमने गुणा की, पहले हमने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया। अब दिमाग हमने लगाया कि हमने सोचा कि अगर हम ऊपर वाले समीकरण में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और अगर हम नीचे वाले समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा, तो हमें काटना आसान होगा। आप कहेंगे सर जी एक और समस्या है, आपने ऊपर नीचे बराबर तो कर दिया, लेकिन ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, कैसे घटाएंगे? देखिए दोस्तों, आपको एक बात समझना होगा कि जब भी कोई चिन्ह नहीं लिखा रहता है आगे, तो वहाँ प्लस होता है। जैसे अगर हम यहाँ लिखें 2, एक यहाँ देखिए
जैसे अगर हम यहाँ लिखें 2, यानी इसका मतलब जो 2 है वो प्लस का है, ठीक है, यानी प्लस का 2 है, चाहे 2 ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें बराबर होगा। लेकिन जब भी हम कोई संख्या माइनस लिखते हैं तो -2 यानी माइनस का चिन्ह लिखते हैं, लेकिन प्लस का चिन्ह कोई ज़रूरी नहीं हम लिखें। अगर कोई चिन्ह ना हो इसका मतलब है प्लस का चिन्ह है, ठीक। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें साइन चेंज करेंगे। क्या साइन चेंज करेंगे? हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो घटाने से पहले हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। यानी यहाँ देखेंगे, यहाँ 12 क्या है, प्लस में, तो हम नीचे करेंगे माइनस, यहाँ पे भी हम करेंगे माइनस, प्लस था तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, और हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। अब देखिए, ऊपर 6x प्लस का है, नीचे 6x माइनस का है, इसे क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक। अब देखिए, ऊपर जो हमारा है 4y क्या है, प्लस का है, और नीचे में देखिए, जब हम चिन्ह बदल देते हैं तो जो बीच वाला चिन्ह है उसका कोई मायने नहीं होता है। यानी जो नीचे वाला चिन्ह है वो इसको मिल गया है, यानी 9 को मिल गया, यानी माइनस का 9y है। तो बताइए, 4y में से माइनस का 9y जाएगा तो हमारा आएगा माइनस का 5y, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 22 में से हमारा 12 जाएगा तो हमारा बचेगा 10। अब हो सकता है कुछ मित्रों के मन में ये भी सवाल उठाओ कि सर यहाँ माइनस कहाँ से आ गया। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तो हमेशा जो चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या का ही लगता है, ठीक है। जैसे हमने 4y में से हमने 9y को घटाया। दोस्तों, अगर आपको इस समीकरण को समझने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत आ रही हो ना, तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं समीकरण पे एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि पूरा आपका समीकरण ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमारा 4y है, नीचे क्या है, माइनस का 9y है। 4y छोटा है, 9y बड़ा है। तो जब हम 9 में से 4 को घटाएंगे तो हम चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़े वाले का। बड़ा कौन है, बड़ा जो हमारा है 9 है, और 9 का चिन्ह हमारा क्या है, माइनस, यानी इसलिए हमने माइनस लगाया है। अब क्या करना है हमें, अब देखिए, ये हमारा क्या है, जो हमारा माइनस का 5 है ये गुणा में है। जब कोई चिन्ह नहीं रहता है हमें बीच में गुणा मानते हैं, यानी कि -5 × y है बराबर है 10। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जैसे मान लीजिए चिन्ह बराबर का है, ठीक, और अगर कोई संख्या यहाँ पे है जो गुणा में है, तो जब ये संख्या इधर जाएगी ना तो भाग में जाएगी, ठीक। और अगर इधर कोई संख्या जो है वो भाग में है, तो जब वो बराबर के इधर जाएगी तो किस में जाएगी, गुणा में जाएगी। अगर बराबर की इधर कोई संख्या प्लस में है तो बराबर के इधर आती है तो माइनस में आती है, और अगर बराबर के इधर कोई संख्या माइनस में है तो बराबर के इस तरफ आएगी तो प्लस में आएगी। यानी कि एक बात आपको याद रखना है कि जब भी कोई संख्या बराबर के इधर, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, और ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड, यानी जब भी कोई संख्या लेफ्ट हैंड साइड में गुणा में है तो राइट हैंड साइड में भाग में जाएगी। अगर कोई संख्या लेफ्ट हैंड साइड में भाग में है तो राइट हैंड साइड में जाएगी तो हमारा गुणा में हो जाएगी। अगर कोई संख्या लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में है तो राइट में जाएगी तो हमारा माइनस होगी, और अगर माइनस में है तो जाएगी तो प्लस में होगी, ठीक है। उम्मीद है इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए, ये जो हमारा प्लस का माइनस का 5 है, ये क्या है, पहले तो मल्टीप्लाई में है तो पहले इधर जाएगा डिवाइड में होगा, यानी कि y बराबर 10/, माइनस का 5, ठीक। क्या हो गया, 10/, -5 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, गुणा हो गया। अब देखिए, इससे हम लोग काटेंगे, यानी कि 5 दूना 10 और 5 एकम 5, यानी जो माइनस है वो हमारा क्या है, ऊपर चल जाएगा, यानी y बराबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 2/-1। अब देखिए, जब आप 2 में, यहाँ देखिए, 2 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा, 2 आएगा, और माइनस का चिन्ह हमारा लग जाएगा, ठीक। यानी कि जो हमको y का मान मिला वो हमारा मिला -2। यानी दोस्तों, हमने इस समीकरण को हल करके y का मान निकाल लिया। जब भी हम समीकरण का हल करते हैं तो हमें उसमें से चर का मान ज्ञात करना पड़ता है। इसमें 2 चर हैं, एक x है और एक y है, तो हमने y का मान निकाल लिया, -2 आया, ठीक है। y का मान हमारा क्या है, -2 आया। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, ठीक। अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा y का मान है इसको उठा करके, ये जो हमारे 2 समीकरण है ना, इसमें किसी में भी रख देंगे तो हमारा x का मान निकल आएगा, ठीक। आइए समझते हैं कैसे करना है। तो हम जो स्टेप करते हैं उसे हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हमने पहले लिख लिया कि y का मान जो है उस समीकरण 1 में रखने पे
मैं समीकरण 1 में रख के हल कर रहा हूँ, आप समीकरण 2 में रख के हल करिएगा, आंसर सेम आएगा। समीकरण 1 हमारा क्या है, 3x + 2y = 11। क्या है, 3x + 2y = 11 है। y का मान हमारा कितना है अब देखिए दोस्तों, y का मान हमारा कितना है, y का मान हमारा -2 है, यानी कि y की जगह हम रखेंगे -2। कैसे, यहाँ हमारा होगा 3x + 2 इंटू में -2 = हमारा हो गया 11। ठीक, अब देखिए -2 गुणा होगा -2 में तो हमारा आएगा -4। ठीक, 3x प्लस में -4, ठीक, = हमारा हो गया 11। ठीक, अब देखिए बाहर प्लस है, नीचे माइनस है, यानी जब भी माइनस और प्लस का जब गुणा होगा तो हमारा होता है माइनस। तो 3x - 4 = हमारा आएगा 11, और 4 क्या इधर हमारा माइनस में है, तो बराबर किधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे 3x = 11 + 4। ठीक, अब देखिए 11 + 4 हमारा क्या होगा, 15 होगा, यानी कि 3x बराबर क्या होगा हमारा 15। अब यहाँ हम लोग नीचे सॉल्व करते हैं, हमने क्या लिखा था, 3x बराबर हमने लिखा था 15। ठीक, अब देखिए दोस्तों x बराबर हमारा कितना आएगा, 15/3, क्योंकि जो 3 है गुणा में है तो नीचे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं। नीचे आप देखिए जो 3 हमारा है बगल में आता है और जो 15 हमारा बीच में आता है। हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 × 5 = 15, यानी कट गया हमारा, यानी आया हमारा कितना 5, यानी यहाँ हमारा आता है 5, यानी x का जो हमारा मान आएगा वो हमारा आएगा दोस्तों 5, यानी हमें y का मान मिल गया -2 और x का मान मिल गया हमें 5। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हमें y का मान मिल गया -2 और x का मान हमें मिल गया 5। हाँ ठीक है, तो अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग को किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन रही हो तो आप लोग बताइएगा, मैं अगले वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करूंगा और आप लोग को समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अगर आप लोग को समीकरण सॉल्व नहीं करने आता, समीकरण नहीं हल करने आता है तो आप लोग ज़रूर बताइए, मैं समीकरण पे एक वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग को चिन्ह को बदलने में दिक्कत हो रहा है, प्लस को माइनस करने में, माइनस को प्लस करने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग सारी बातें कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग का हेल्प हो सके। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद, अगले वीडियो में, धन्यवाद।